नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। अगर संक्षेप रूप में कहा जाए तो संविधान का परिचय पत्र जो है वह प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव जो कि था उस पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। जिस संशोधन के साथ इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया, यानी कि जिस समय भारतीय प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव जिस समय पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस समय ये तीनों शब्द नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित करके प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया और अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो भी है 42वां संशोधन 1976 का। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ढांचे के बारे में देखें तो वो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यही है। चलिए दोस्तों, प्रस्तावना के कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में देखते हैं। तो प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 मूल तत्व हैं। पहला, प्रस्तावना में यह बताता है कि संविधान का अधिकार के स्रोत कौन है। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा है, भारत की प्रकृति के बारे में बताता है। यह घोषणा करता है, प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इसके अलावा यह संविधान के उद्देश्य यानी संविधान के जो उद्देश्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, इन सब का भी उल्लेख करती है। इसके अलावा यह संविधान के लागू होने की तिथि का भी जिक्र करती है। यह 26 नवंबर जो कि 26 नवंबर 1949 है। अब प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं इन सभी का एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है संप्रभुता। जैसा कि कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आखिर प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता का आशय क्या है। तो संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक व बाह्य सभी मामलों में निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी अगला मुख्य शब्द है समाजवादी। समाजवादी वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। इससे पहले यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी जो लक्षण थे नीति निर्देशक सिद्धांत में देखने को मिलते थे। अगर कहा यह बात ध्यान देनी होगी कि भारतीय समाजवाद जो है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद जिसे हम राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। और जैसा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद जो है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है, यानी मार्क्सवाद की तरफ कम झुकाव है जबकि गांधीवाद के आदर्शों के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है हमारा संविधान। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म जो हैं वह समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्मानुसार आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी भी गई है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच मूल अधिकारों में। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात लोकतांत्रिक कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च शक्ति जो है वह जनता में निहित है। लोकतंत्र भी चूंकि दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग जो होते हैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में देखा जा सकता है। दूसरी ओर अगर देखें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। यह भी चूंकि दो प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है और एक राष्ट्रपति के अधीन। चूंकि भारतीय संविधान में प्रतिनिधि जो होते हैं संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। बेशक मताधिकार हो, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, फिर जाके भेदभाव का अभाव जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल चूंकि वृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अगला शब्द है गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला शब्द है न्याय। प्रस्तावना में चूंकि न्याय के 3 रूपों को शामिल किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, और इनकी सुरक्षा भी हम देखें तो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए भी किया जाता है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो या मताधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को हमने रूसी क्रांति से लिया है। अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति और साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। हमारी प्रस्तावना जो है वह हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है और इसके हनन के मामले में व्यक्ति जो है वह कानून का दरवाजा भी खटखटा सकता है। चूंकि हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं होता है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में जो सीमाएं लिखी गई हैं उसी के भीतर किया जा सकता है। अगर संक्षेप में कहें तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो प्रदत्त स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार है वह शर्त रहित नहीं है, यानी कि शर्त रहित यहाँ पे कुछ न कुछ प्रत्येक नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर सीमाएं हैं। अगला शब्द है समता। समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। हमारी प्रस्तावना में चूंकि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हर नागरिकों को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में अगर देखें तो समता के 3 आयाम शामिल हैं। पहला नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। अगर मौलिक अधिकारों में देखें तो नागरिक समता को सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे विधि के समक्ष व्यक्ति को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश इन सब का निषेध करते हुए अनुच्छेद 15 के अनुसार व्यक्ति को नागरिक समता का अधिकार दिया गया है।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता दी गई है अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत की बात की गई है। संविधान में 2 ऐसे उपबंध भी हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। प्रथम तो यह है अनुच्छेद 325 के अंतर्गत कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए बेशक मतदान का प्रावधान अनुच्छेद 326 बिना किसी रोक टोक के करता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 39 है वह महिला तथा पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अगर अगर अगला शब्द देखें तो वह है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान जो है एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहन देने के पक्ष में रहा है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। चूंकि अखंडता शब्द को भी हम देखेंगे तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अतः अंततः यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसके अलावा संविधान सभा की महान और आदर्श सोच भी प्रस्तावना हमारा उल्लेखित करता है। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।